गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं, आज सामाजिक विज्ञान का ये तीसरा टेस्ट सीरीज़ है और ये हमारा आखिरी टेस्ट सीरीज़ है एक तरीके से कहें थी, क्योंकि रुक्मिणी पब्लिकेशन के बुक में जो 16 टेस्ट सीरीज दिए हुए थे सामाजिक विज्ञान के वो पूरा हो गया, यानी कि इसके पहले 1 और 2 हो गया था। बाकी जो है कि हम 16, 15, 14 करके ऐसे आ रहे थे और लास्ट में ये बचा हुआ था, ये टेस्ट सीरीज तीसरा है। तो आइए शुरू करते हैं और इसके बाद से सामान्य अध्ययन के टेस्ट सीरीज चलते रहेंगे। इसके बाद लैंग्वेज और कुछ विज्ञान के और भी प्रश्न हैं और जो कुछ अपने स्तर से जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, हम उससे लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न है कि मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि इसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत से फारसी में जो अनुवाद किया गया है महाभारत का। महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल बदायूनी ने किया था, नकीब खान और शेख सुल्तान ने किया था। बदायूनी क्या थे, तो अकबर के दरबार के विद्वान, इतिहासकार और अनुवादक थे। और इसी तरह से रामायण का भी फारसी अनुवाद किया गया है बदायूनी के द्वारा, नकीब खान और शेख सुल्तान ने किया था। इस तरीके से रज्मनामा के नाम से जानते हैं। और इसका सही जवाब है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ पे शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए से सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था, यानी कि वो एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी वाले कारतूस का अफवाह फैला था और इस तरीके से वहाँ पे विद्रोहियों ने, यानी कि सैनिकों ने, मेरठ जो छावनी के जो सैनिक थे बैरकपुर में, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और उसमें मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी और उसके बाद से ये आंदोलन आग की तरफ फैल गया। और इस तरीके से हम देखते हैं, इसका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 1931 में हुआ था और इसके अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदोली के किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था और वहीं पे वहाँ की महिलाओं ने, यानी कि बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दिया था और तब से उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने लगे वो। और इसके बाद से अगला प्रश्न है कि इसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू भी दिया हुआ है। 2929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था, यानी कि सही जवाब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि जो BHU की स्थापना हुई थी। और 4 फरवरी 1916 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया था। तो गांधी जी BHU में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 4 फरवरी को अपने पहले भाषण में राजा महाराजाओं की शान शौकत की धज्जियाँ उड़ाई थी। और 1904 में ही महात्मा गांधी ने ये डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। तो फिलहाल यहाँ इसका सही जवाब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब है दारा शिकोह, यानी कि दारा शिकोह ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में दारा शिकोह ने सर अकबर शीर्षक नाम से किया था और इसमें 52 उपनिषद का अनुवाद किया गया था। इस तरीके से दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपुल एक नाम है, देख लीजिएगा, लेनपुल ने उन्हें लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो इस तरीके से आप इसमें किताब का नाम देख सकते हैं, इसमें है कि मज्म उल बहरीन जो है, इस तरीके से मज्म उल और ये बहरीन, ये दारा शिकोह की रचना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, इसका 76 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस मंदिर का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर इसका सही जवाब होगा। और ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि यह मंदिर जो है कि एलोरा की गुफा में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में बनाया था और यह गुफा संख्या 16 में स्थित है तथा एलोरा की 34 गुफाओं में से बड़ा है। इस तरीके से इसका हम देख सकते हैं कि एलोरा की गुफाओं का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति से है। और इस तरीके से हम अजंता तथा एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं।
इसका अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही जवाब होगा। और गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक इस वंश का प्रथम शासक था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद से अगला हम प्रश्न देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में और भी कुछ बातें हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये पूछा भी जाता है कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था या वो किस विभाग से संबंधित है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्थापना किया था। और इस तरीके से हम देख सकते हैं इसके अगले प्रश्न को। इसका अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह जब हुआ था यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और इस तरीके से हम इसके आगे के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? आप देख सकते हैं ऑप्शन सामने है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा यानी कि राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। त्रिपुरी संकट का संबंध सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाए जाने से है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था लेकिन उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से प्रश्न है। इसका देखिए 80 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना की है? तबकात ए नासिरी पुस्तक किसने? मिनहाज उल सिराज की रचना है ये। और इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यह 81वां प्रश्न है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा की थी अगस्त 1932 में की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। और इस तरीके से हम लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा भी लिया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी अगस्त 1932 को। इसका अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने बताना है कि किस वर्ष में शिकागो यानी कि शिकागो में जो ये अमेरिका में जो धर्म सम्मेलन हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन उसमें वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। ये प्रश्न कल भी एक सेट में मिला हुआ था यानी कि 1893 में गए थे वो और वहाँ पर जो है कि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने अपना काफ़ी प्रभावशाली भाषण वहाँ पर दिया था जिससे पूरे अमेरिका के लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। यानी कहें कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव उन्होंने वहाँ छोड़ा था। और इसका अगला प्रश्न है कि देख लीजिए इसका 83 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका 83 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब क्या हो सकता है? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है शौकत अली। शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का ये विचार दिया था महात्मा गांधी को। और हम जानते हैं कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसमें मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल इसका सही जवाब होगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी, कानपुर में स्थापित किया गया था इसे। इसका अगला प्रश्न है कि अलवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था यानी कि सिराजुद्दौला। और अलवर्दी खां जो है कि 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना रहा। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना तथा उसी के वक्त में ब्लैक होल की घटना हुई थी। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं हम। अगला प्रश्न है अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के बाद कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? कलिंग युद्ध काफ़ी चर्चित है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था और उसके 8वें वर्ष के बाद यानी कि 261 ईस्वी के बाद 269 ईस्वी में अशोक ने वहाँ पे आक्रमण किया था।
और इस तरीके से 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने अपने राज्याभिषेक 60वें वर्ष में यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। और कलिंग युद्ध का वर्णन किया है अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में, इसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से हम ये भी जानते हैं कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही शुरू किया था। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में यानी कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था और काफ़ी नरसंहार हुआ था। और जानने वाली बात यह भी है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद से ही जो है कि शस्त्र त्याग करके और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो गया है, आप देखे होंगे सेट में, और भी इसके प्रैक्टिस सेट को देखिएगा तो कितनी बार ये प्रश्न मिलेंगे। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ और बातें हैं, जैसे आज़ाद हिंद फौज का वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस कमांडर बने थे और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यानी कि आप जान सकते हैं कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना भी किया था अक्टूबर 1943 में, और ये कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। और उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा भी दिया था। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि किस गोत्र में हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था, आप जानते हैं, वैशाली के कुंड ग्राम में। और महावीर क्या थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे। और उनका जन्म हुआ था यानी कि ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था, जो क्षत्रिय परिवार में के गोत्र से संबंधित थे, यानी कि सही जवाब इसका ज्ञात्रिक होगा, यानी कि। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूटोपिया के लेखक कौन थे? यूटोपिया के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, थॉमस मोर जो है कि यूटोपिया के लेखक थे। और वो क्या थे? तो एक अंग्रेज वकील थे, लेखक थे और एक तरह से मानवतावादी और दार्शनिक भी थे। और 1516 ईस्वी में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, यूटोपिया जो है। और इस पुस्तक में क्या है? तो अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक द्वीप के समाज का वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न अब यहाँ से कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया था, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? जिसको हम जानते हैं कि बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसका 91 प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अपक्षय कहा जाता है, यानी कि अपक्षयण कहा जाता है। ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया हुआ है। और ये ऐसी घटना है जो एक स्वस्थानों या यथास्थान घटित होने वाली क्रिया है, यह स्थैतिक प्रक्रिया है और इसमें अपक्षयित पदार्थों का परिवहन नहीं होता है। इस तरीके से हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम करती है? प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल संधि है, यानी कि मलक्का जल संधि है तथा मैगलन जल संधि, दोनों शामिल है। इस तरीके से इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी सही जवाब है, एक से अधिक। और इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं? देख लीजिए, अगला प्रश्न है किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? काफ़ी चर्चित प्रश्न है और सब लोग जानते हैं, कोचीन को कहा जाता है। और कोचीन जो है कि बंदरगाह भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह है। और ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई भी है, चेन्नई। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अब इसका 94 प्रश्न है कि आप देख सकते हैं कि निम्न में से किस राज्य में दलदली यानी कि पीठ भूमि मिलती है? दलदली भूमि किस राज्य में मिलती है? इसका सही जवाब है, यानी कि यहाँ पे ये दलदली भूमि जो है कि जो केरल है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मिलती है। सही जवाब इसका क्या हो सकता है? देखिए, इसको तीनों जो है शामिल है, एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है? किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, यानी कि जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। और इस नदी की जो प्रवाह की दिशा है वो पूरब से पश्चिम है, यानी कि आप जान सकते हैं कि ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और यह कहाँ गिरती हैं? तो ये अरब सागर में गिरती हैं। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न आप देख सकते हैं अब कि नदियों से संबंधित एक और भी यहाँ से तथ्य है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप बता सकते हैं। गोदावरी नदी है और 1465 किलोमीटर इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई है।
इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि रियो डी जेनेरियो बताना है, ये इसका 96वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। प्रश्न देखिए, ये कौन सा बंदरगाह बताना है कि ये या टर्मिनल जो है कि प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो सही जवाब इसका है रियो डी जेनेरियो, यानी कि जो ब्राज़ील का शहर है, ब्राज़ील में है और ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है, तो रियो डी जेनेरियो जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। और आप जानते हैं कि रियो डी जेनेरियो काफ़ी चर्चित स्थान है, यानी कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था और रियो डी जेनेरियो जो है कि 2016 में ग्रीष्मकालीन सम्मेलन का आयोजन भी वहाँ पे ही किया गया था, यानी कि वहाँ पे कई सम्मेलन हो चुके हैं पर्यावरण से संबंधित। और इसका अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है, तो इसे जो है कि उष्णकटिबंध कहा जाता है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हम इसका देख सकते हैं। इसका आंसर यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था देश में, 1972 इसके लिए सही जवाब होगा। और यह अधिनियम पौधे और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था और भारतीय वन अधिनियम वर्ष 1987 में लागू किया गया था। जबकि अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। देखिए यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूचियों में मिलान करना। एक तरफ जो है कि कुछ जैव मंडल के नाम है और दूसरी तरफ उनका स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए इसका मिलान करते हैं। देखिए इसमें जो नीलगिरी है, नीलगिरी का स्थापना जो वर्ष हुआ था यानी कि 1986 में इसका संबंध है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ये 4 से मिल सकता है। दूसरा है कि जो नंदा देवी है, नंदा देवी की स्थापना 1988 में हुई है, यानी कि ये 3 से संबंधित है। सुंदरबन ये 1989 में इनकी स्थापना हुई और ये जो कंचनजंगा है ये 2000 ईस्वी में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसका सही जवाब कूट के हिसाब से क्या हो सकता है, तो इसमें जो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है कि वो सही दिया गया है। और इसके बाद से हम देखते हैं इसका 100 प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस बल के कारण हुआ है या किस बल का परिणाम है, आप बता सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि ये अंतर्जात बल का परिणाम होता है, यानी कि पृथ्वी पर जो पहाड़ का निर्माण हुआ है। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जबकि पर्वत निर्माण हेतु पर्वत निर्माण के लिए पर्वत निर्माणकारी क्षैतिज संचलन और बलन आदि क्रियाएँ जो होती हैं उसके लिए वो महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस तरीके से हम इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं कि लैपोलिथ या फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं। लैपोलिथ और फैकोलिथ ये किस क्लास की चट्टानें हैं, किस वर्ग की चट्टानें हैं, तो ये आग्नेय शैल की चट्टानें हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव कौन सा नहीं है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपके सामने है। और इसका सही जवाब है यानी कि ऋतु परिवर्तन जो है वो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने की प्रक्रिया को परिक्रमण कहते हैं और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो घूर्णन के कारण कौन सा परिवर्तन नहीं है, तो ये ऋतु परिवर्तन जो होता है वो तो परिक्रमण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन 20 के लिए सही जवाब होगा। इसका मतलब कि जो बाकी के जो ये चीज़ें हैं वो सब जो है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा, ये अगला प्रश्न है। और यह है कि इसका सही जवाब है यानी कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो शामिल उसमें नहीं होगा, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन इसमें सी है। अंटार्कटिका और महाद्वीपों के विषय में कुछ बातों को जानते हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि पृथ्वी के 2 या 2 से अधिक महाद्वीपों का आपस में मिलने को हम कहते हैं। और इस क्रम में आप देख सकते हैं, देखिए एशिया है, एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना भी कहते हैं, यानी कि उसे मानवों का घर भी कहते हैं, चूँकि आबादी यहाँ पे ज़्यादा रहती है एशिया में। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं, जबकि अंटार्कटिका है उसे श्वेत महाद्वीप या बर्फीला महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी उसे कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं होती हैं, निम्न में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है, आप बता सकते हैं। ये प्रश्न सभी रिपीटेड प्रश्न है, ये पिछले सभी सेट में मिले हुए हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी में देख सकते हैं आप, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर जो है कि ये उनके एक सही विस्तार है। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था। 105वां प्रश्न है, इसका सही जवाब 2010 होगा।
और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन डेटिंग की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? तो कार्बन डेटिंग की जो संकल्पना है ये प्रोटोकॉल से उद्भूत हुई है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो एक प्रकार की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर और 1997 को बनाया गया था। तो इसी तरह से जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए ऑप्शन बी में जो दिख रहा है, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं। इसका जवाब तो सही ए है। और यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो इसका मतलब होता है कि ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 107वां प्रश्न है और इसका सही जवाब महाराष्ट्र में होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? शिशु लिंगानुपात किस राज्य का सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश इसके लिए सही जवाब होगा। अरुणाचल प्रदेश में 972 जो है कि 1000 शिशुओं पर माने इसका लिंगानुपात जो है कि 972 है। यानी कि लिंगानुपात जानते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो ये अब जो शिशु लिंगानुपात की बात है तो इनकी गणना जो होती है वो 0 से 6 वर्ष के उम्र के आधार पर होती है, यानी कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है। और 2011 में अगर भारत का देखें अगर शिशु लिंगानुपात कितना है तो वो 919 है। और सबसे लिंगानुपात कम कहाँ का है भारत में? तो हरियाणा का है। इस तरीके से अगर ये देखें तो हरियाणा का 879 है लिंगानुपात। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो भी हरियाणा का ही कम है और वो कितना है? तो 834 है। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न हम देख सकते हैं। आपकी 109वां प्रश्न है कि इसमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे होता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका सही जवाब यानी कि ओडिशा होगा। इसके बाद से हम अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल में जो पवनें बहती हैं तो पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व या पूर्वी दिशा में पश्चिम दिशा में चलने वाली जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हरमठन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? 279 ए में इसका जिक्र किया गया है। और हम जानते हैं कि जो जीएसटी की स्थापना का जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 ए जो है, आप जो ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसका संबंध है वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान से है, यानी कि जीएसटी से संबंधित है ये। और इसका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन बी इसके लिए आप इसमें देखिए, ऑप्शन देखिए, और इसमें 32 होगा, यानी कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और उसके तहत भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है, यानी कि 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार उसे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से है कि 1973 में जो केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि बताना है कि इसका क्या मैटर था। केशवानंद भारती जो ये मामला हुआ था 1973 में, तो वो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है और इसमें मुख्य मुद्दा ये था कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। और इस तरीके से केशवानंद भारती में संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है, आप ये भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए है और ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए थे? 1976 का जो 42वां संशोधन हुआ था उसके तहत भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से इसमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 65 में उस बात का प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करता है।
राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जबकि नया राष्ट्रपति का जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण न कर लेते हैं। जो कि देख सकते हैं कि ऑप्शन में अनुच्छेद 65 का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है, यानी कि इसमें ऑप्शन ई सही होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो इसके लिए सही जवाब यानी अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख इसका मतलब होता है कि सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से कानून का लागू होना। और भारत में जो ये गोवा है, गोवा राज्य में जो है कि समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि जो। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में बताना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। ये बताना है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 330 जो है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। और जबकि लोकसभा के संरचना के विषय में हम जानते हैं कि लोकसभा की संरचना का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 81 में। इस तरीके से हम इसके अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, यानी कि राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब यानी कि राज्यपाल के हाथों में होती हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानसभा के सत्र की आहूत, सत्रावसान और भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास हैं। इसमें हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं, 120वां प्रश्न यहाँ से होगा, आप देख सकते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद यहाँ से देख सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A ये बताना है कि किसका अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा से संबंधित है ये। और कई बार ये प्रश्न बताया जा चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21A में इसका जिक्र किया गया था, जबकि 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की आयु किस प्रकार 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष की गई थी। 121वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था और इसमें उम्र सीमा को घटा करके और इसमें यानी कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। और इसका अगला प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि भारत की संसद का अनुमोदन इसमें अनिवार्य माना जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे। 1976 में जोड़े गए थे। इसका ऑप्शन सी सही दिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था यानी कि 52वें संविधान संशोधन, जिसका संबंध जो है कि दल बदल कानून से था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा ये किसके लिए होता है। 125वां प्रश्न है। सही जवाब यानी कि प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। और 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल का होता है। और प्रश्नकाल के दौरान जो है कि सदस्यों द्वारा प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछा जाता है। इसमें मुख्य रूप से तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। 126वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि उच्च न्यायालय के पास होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A जो है कि राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, किस राज्य के लिए है ये। 371A का संबंध जो है कि नागालैंड को विशेष राज्य का प्रधान यहाँ इसमें किया गया है। जबकि हम जानते हैं कि ये जो अनुच्छेद 370 था उसका संबंध जम्मू कश्मीर के से था, और जो कि जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 था उसे हटा दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 367 में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इसका भाग कौन सा है। तो ये 20वां भाग है और ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अभी प्रश्न आ गया कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। अनुच्छेद 370 के जो मसौदाकार थे यानी कि गोपालास्वामी अयंगर थे। और इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और अनुच्छेद 370 और 35A में जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान था, जिसे अगस्त 2019 में उसे धारा 370 के खंड 1 को छोड़ करके से सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर को जो है कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं 130वां प्रश्न होगा।
आप यहाँ से देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। 130वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि 69 जो संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है। इसका सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब है यानी कि पूंजीगत वस्तु कौन नहीं है, इसमें ऑप्शन डी होगा यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। और इसका अगला प्रश्न है यानी कि जो वैट कर होता है, VAT जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर, ये लगाया जाता है, ये किस वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन बी जो है उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर इसे लागू किया जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सांसदों द्वारा गाँवों को गोद लेने की से संबंधित एक योजना चलाई गई थी, SAGY। इसका ए का क्या अर्थ होता है, आप इसको नाम अगर आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका पूरा नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें ए का नाम क्या है, तो ए का मतलब यानी कि आदर्श से है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और ये सांसदों का जो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर और 2014 से प्रारंभ किया गया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित गठित समिति कौन सी है। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो सैम पित्रोदा समिति यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और ये जो है कि 15 विषयों पर इसने रिपोर्ट देने का इसका काम है, यानी कि रेलवे मंत्रालय को अपना रिपोर्ट देती है। और इसका अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। राज्य सरकार के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि शराब पर जो आबकारी शुल्क लगता है वो जो है कि सरकार के द्वारा वसूला जाता है। 136वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है। 136वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पर्यावरणीय जो अर्थशास्त्र की जो शाखा है। और इसमें इसका अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके संबंध में कुछ बातें यहाँ पर देखना है। और इसका शुभारंभ जो किया गया था 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। और इस योजना में केंद्र और राज्य का जो योगदान था वो 75:25 का था, यानी कि 75% जो है कि केंद्र का था और 25% राज्यों का था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या होगा आप देख सकते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी कि इसके लिए ऑप्शन एक से अधिक सही है इसके लिए। और नेक्स्ट है कि यूएन जो है पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, यूएन का। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये जो है कि ये पर्यावरण से इसका संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, और जो पर्यावरण की गतिविधियों पर अपने नज़र बनाए रखता है। इसमें हम अगला प्रश्न देख सकते हैं कि परिवहन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन जो है कि ये तृतीयक यानी कि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या ये सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सभी जो है कि ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और इसका नेक्स्ट है कि बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है। ये प्रश्न भी रिपीट हो चला है कई बार, ये पिछले अगर आपने प्रश्न सेट को देखा होगा तो आपको मिला होगा। ये राजकोषीय घाटा का संबंध किससे है, ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया हुआ है, यानी कि बजटीय घाटा और प्लस सरकार की निवल उधारियाँ जो होती हैं वो इसके बराबर होता है, यानी कि राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अर्थपूर्ण रूप में इसको सजाना है, तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें शब्दों का अर्थपूर्ण इस प्रकार इसका समूह हम कर सकते हैं। जैसे पहले जो है कि इसमें पहले इसका देखिए जो दिया हुआ है, यानी कि मालिक जो है पहले, उसके बाद से महाप्रबंधक, उसके बाद है प्रबंधक आएगा, और इसके बाद से सुपरवाइजर, और फिर उसके बाद से मजदूर आएंगे। यानी कि इस तरीके से हम क्रम देख सकते हैं कि पहले 5 नंबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, यानी कि पहले 5 3 1 4 2 इसका आंसर होगा, यानी कि 5 3 1 4 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सॉरी एक इसका बी ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट है कि नरौरा और आणविक शक्ति केंद्र ये कहाँ स्थित है। नरौरा कहाँ स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में है, और ये प्रश्न भी सभी रिपीटेड है। और इस तरीके से इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे, और इसका सही जवाब है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना उन्होंने की थी। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की थी, तो 1894 में किया था। तो इस तरीके से लाला लाजपत राय को हम जानते हैं कि एक उग्र विचार के थे और एक राष्ट्रवादी नेता भी थे। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत इसमें से कौन आता है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, यानी कि अवस्थापना के विकास के जो व्यय होता है, यानी जो खर्च होता है, तो वो योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है।
तो सार्वजनिक व्यय को यानी कि जो योजनागत तरीके से खर्च जो किया जाता है उसे योजनागत व्यय कहते हैं। इस तरीके से इसका 145वां प्रश्न है कि देख सकते हैं कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से अविकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? यानी जब विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर जब शिक्षित व्यक्ति पलायन करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको जो है कि प्रतिभा पलायन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे जो है कि विकासशील देश से जो विकसित देशों की ओर पलायन करते हैं, यानी कि जो अपने अपने प्रतिभा को उसका उपयोग करने के लिए या उसके जो है कि प्रतिभा को एक सही रूप देने के लिए लोग जो है कि विकसित देशों की ओर पलायन करना शुरू करते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है यानी कि 24 दिसंबर। और इसका हम नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि इसका अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि देख सकते हैं कि भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये बताना है कि कहाँ पे करते हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि झांसी में। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO ये जो है कि जानते हैं कि एक विश्व व्यापार के लिए नियम और नीति निर्धारण करता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। उसके संदर्भ में देखिए कौन सा सही जवाब सही है? ऑप्शन सी सही जवाब है, यानी कि बहुपार्श्विक व्यापार का समर्थन करता है। और इसका आखिरी प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? इसमें देख लीजिएगा एक से सही जो है कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। सूचनाओं का अभाव होना, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये सभी इसके लिए जिम्मेवार कारक हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। तो इस तरीके से ये हमारा सामाजिक विज्ञान का यानी कि 6 to 8 के लिए ये हमारा आखिरी सेट था, यानी कि तीसरा टेस्ट सीरीज था, यही बाकी भी था। इसके पहले के बाकी 15 जो है कि टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे लाइन से, आप देख सकते हैं।